पिछली क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था? जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन। ये जो हमने पढ़ा था पिछली क्लासेस में, ये सभी कारण बनते हैं असहयोग आंदोलन के। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये जो शुरू होता है महापुरुष बाल गंगाधर तिलक जी के निधन के बाद। बाल गंगाधर तिलक जी का निधन मुंबई में 1 अगस्त 1920 को हो गया और उनके मृत्यु के बाद से ही असहयोग आंदोलन शुरू हो जाता है। कई कारण होते हैं, अब हम उनको पहले मैप में समझें। मानचित्र के माध्यम से असहयोग आंदोलन की घटनाओं को समझें। ये जो आप इंडिया का मैप देख रहे हैं, इसी में हम उन घटनाओं को इंक्लूड करते हुए अपने टॉपिक को पढ़ेंगे, सही ढंग से समझ पाएंगे। ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ में प्रीलिम्स में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको ध्यान में रखते हुए, उनको मैप में शो करते हुए, इसके साथ साथ फिर इसी को मेंस में हम कैसे लिखें उसको भी ध्यान में रखते हुए हम आपको ये टॉपिक समझाने का प्रयास करेंगे और समझेंगे। अब आप पहले तो मैप को देखिए। ये जो आप मैप देख रहे हैं इंडिया का मैप है, और इंडिया के मैप के साथ साथ इंडिया की घटना है, और जिसका नेतृत्व करता कौन होंगे? महात्मा गांधी जी हैं। ये आप बांग्लादेश देख रहे हैं, ये अरुणाचल प्रदेश अपना पार्ट है, ये रहा। यहाँ मुंबई पड़ेगा और इस मुंबई में 1 अगस्त 1920 की घटना है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का निधन होता है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने होम रूल आंदोलन चलाया, बहुत ही बड़े विद्वान थे, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, गणितज्ञ, दार्शनिक और राष्ट्रवादी या उत्साही राष्ट्रवादी, जिन्होंने भारत की नींव रखने में मदद की। ब्रिटिश शासन की अपनी अवज्ञा के एक राष्ट्रीय आंदोलन बनाकर स्वतंत्रता उन्होंने प्राप्त की। 1 अगस्त 1920 तिलक की मृत्यु के बाद गांधी जी ने तिलक को श्रद्धांजलि दी और श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने आधुनिक भारत का निर्माता कहा। नेहरू जी ने भारतीय क्रांति का जनक कहा। ये वही प्लेस है जहां तिलक जी का जन्म होता है 23 जुलाई 1856 को रत्नागिरी में, और वही जगह है मुंबई जहां उनका निधन होता है। क्योंकि हम असहयोग आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो असहयोग आंदोलन जो है 1 अगस्त 1920 असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु के बाद। तो जब तिलक की मृत्यु के बाद शुरू होगा तो तिलक फंड की भी स्थापना की जाएगी उनकी पुण्यतिथि पर। 4 सितंबर आता है तो कोलकाता में 4 सितंबर की बात करें, 4 सितंबर 1920 ये कोलकाता जगह है। तो कोलकाता में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित होता है। अभी जब पारित हो जाता है तो असहयोग आंदोलन जब चलेगा, इसके साथ साथ में एक बात और आती है। इसी असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स लंदन से आए थे, जो कि 17 नवंबर 1921 को आए थे।
दिल्ली जो आप देख रहे हैं यहां 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन होता है इसी दौरान। इसके साथ साथ इनका भी स्वागत हड़तालों से हुआ, आंदोलन से हुआ। इसी के साथ साथ में एक अप्रिय घटना घटित हो जाती है इसी असहयोग आंदोलन के दौरान। चौरी चौरा एक प्लेस पड़ता है उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास में। ये चौरी चौरा 2 गांव हैं, अब तो एक स्टेशन बना दिया गया है, रेलवे स्टेशन भी है। चौरी चौरा यहाँ कांड हो जाता है। ये होता है 5 फरवरी 1922 की घटना है। चौरी चौरा का कांड होता है, 23 पुलिसकर्मी थानेदार सहित जिंदा जला दिए जाते हैं थाने में। महात्मा गांधी इस घटना से बहुत आहत हुए, और जब आहत हुए तो गांधी जी उस समय थे गुजरात में, और गुजरात में जो थे तो गुजरात में एक प्लेस पड़ता है बारदौली। ये प्लेस है बारदौली। बारदौली में गांधी जी हैं। 10 फरवरी को गांधी जी ने कहा कि मैं असहयोग आंदोलन वापस लेता हूं। जैसे ही 10 फरवरी को, क्योंकि 5 फरवरी की घटना है, असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी तैयार हुए तो बहुत से राजनेता नाराज हुए गांधी जी से। कहा आप वापस कैसे ले सकते? तो गांधी जी चुप रहे, एक कोने में बैठ गए। उसके बाद गांधी जी को चैन नहीं आया तो उन्होंने 12 फरवरी 1922 की बात करते हैं, 1922 को गांधी जी ने इस आंदोलन को समाप्त कर दिया और 5 दिन के उपवास में चले गए। इस तरीके से ये जो असहयोग आंदोलन है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, असहयोग आंदोलन, ये आंदोलन अहिंसक आंदोलन है। अगर हिंसा होती है तो गांधी जी इसको वापस ले लेंगे। इस तरीके से कांग्रेस के द्वारा प्रस्ताव पारित हुआ और ये आंदोलन जो है असहयोग आंदोलन की बात हम कर ही रहे हैं, तो 1 अगस्त 1920 को शुरू होता है। 4 अगस्त आया, 4 अगस्त 1920 को कांग्रेस द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाता है। इसके बाद 5 फरवरी 1922 की घटना अहिंसक घटना होती है, अहिंसक घटना, और 10 फरवरी गांधी जी निर्णय लेते हैं समाप्त करने का। 12 फरवरी को 1922 को ये पूरी तरीके से स्थगित कर दिया जाता है गांधी जी द्वारा, क्योंकि नेतृत्वकर्ता गांधी जी हैं। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 या 20 में औपचारिक रूप से शुरू हुआ था और बाद में आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 को प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके बाद कांग्रेस ने इसे अपना औपचारिक आंदोलन स्वीकृत कर लिया। हम क्या करेंगे, इसको लोकेट करते हुए, जो हमने लोकेशन दी आपको, इसी से हम कोरिलेट करते हुए मेंस की लाइन लिखेंगे। तो औपचारिक स्वीकृति मिली। जो लोग, अब इसमें था क्या, जो लोग भारत से उपनिवेशवाद को समाप्त करना चाहते थे, उद्देश्य ही था भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना, ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना, ये उद्देश्य था। जो
जो लोग ब्रिटिश उपनिवेश को या उपनिवेशवाद को समाप्त करना चाहते थे, उनसे आग्रह किया गया कि वे स्कूलों, कॉलेजों और न्यायालय न जाएं, न्यायालय वगैरह सब छोड़ दें, अंग्रेजों का कर टैक्स न चुकाएं। गांधी जी ने कहा यदि असहयोग का ठीक ढंग से पालन किया जाए तो भारत 1 वर्ष के भीतर स्वराज्य प्राप्त कर लेगा। स्वराज की इच्छा लंबे समय से थी। अब होता क्या है, अपने संघर्ष का और विस्तार करते हुए उन्होंने खिलाफत आंदोलन के साथ हाथ मिलाया, जो हाल ही में तुर्की शासक कमाल अतातुर्क द्वारा समाप्त किए गए सर्व इस्लामवाद के प्रतीक खलीफा की पुनर्स्थापना की मांग कर रहा था। और यह आंदोलन एक शांतिपूर्ण अहिंसक आंदोलन था। शांतिपूर्ण अहिंसक आंदोलन जो था, गांधी जी शांतिपूर्ण अहिंसक आंदोलन था। तो आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया? एक बड़ा क्वेश्चन। तो मार्च 1920 में गांधी जी द्वारा अहिंसक असहयोग आंदोलन के सिद्धांत की घोषणा करते हुए एक घोषणा पत्र जारी किया गया था। इस घोषणा पत्र के माध्यम से गांधी जी की सोच जो थी वो थी लोग बुनाई और कताई सहित स्वदेशी आदतें अपनाएं, लोग स्वदेशी सिद्धांतों को अपनाएं और समाज में सबसे बड़ी कुरीत हमारे यहाँ की छुआछूत, अस्पृश्यता को समाप्त करने हेतु कार्य करें। ये प्राथमिक चीजें थी और इस आंदोलन ने एक महत्वपूर्ण स्थान ले लिया, क्योंकि आंदोलन के सिद्धांतों को समझाने के लिए गांधी जी द्वारा पूरे देश में मार्च किया गया। गांव-गांव जाना पड़ा गांधी जी को। इस आंदोलन के पीछे का कारण स्वदेशी सामग्रियों को स्वीकार करना था। अब बात आती है, चलिए हमें मालूम है कि सभी चीज स्वदेशी होनी चाहिए, तो कारण क्या है? ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था उद्देश्य, तो कारण थे। पहला कारण बनता है प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध के बाद प्रथम विश्व युद्ध नंबर 1। ये कारण, प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय जनता में असंतोष था। असंतोष का कारण क्या? प्रथम विश्व युद्ध के समय भारतीय जनता ने ब्रिटिश सरकार को पूर्ण सहयोग दिया था। ब्रिटेन ने यह युद्ध स्वतंत्रता और प्रजातंत्र की रक्षा के लिए लड़ा था। ब्रिटिश विजय में भारतीय सैनिकों को महत्वपूर्ण योगदान था। गांधी जी ने स्वयं भारतीय सैनिकों से ब्रिटिश सेना में शामिल होने का आह्वान किया था। इसके लिए उन्हें सेना में भर्ती कराने वाला सार्जेंट भी कहा गया। गांधी जी को क्या कहा गया कि ब्रिटिश सेना में गांधी जी को और भारतीयों को ऐसा विश्वास था कि युद्ध समाप्ति के बाद ब्रिटेन भारत को दिए गए वचनों का पालन करेगा, परंतु भारत को स्वशासन के नाम पर मांटफोर्ड सुधार दिए गए, जिससे देश असंतुष्ट हो गया। मांटफोर्ड सुधारों से भी जनता में असंतोष उत्पन्न हुआ। तो दूसरा कारण हम लिख देते हैं, क्योंकि इसी से संबंधित है। मांटफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कह सकते हैं। ये जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से भी असंतोष हुआ, क्योंकि 1919 ईस्वी में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड
सुधार योजना जनता की स्वराज की मांग को संतुष्ट करने की दिशा में सर्वथा निष्फल रही। युद्ध के समय सरकार ने भारत को उत्तरदायी शासन देने का वादा किया था, परंतु इस समय योजना में उत्तरदायी शासन तो दूर, सिखों को भी मुसलमानों के समान पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया। इससे जनता में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष फैल गया। असंतोष जब फैलता है तो विद्रोह होता है। विद्रोह गांधी जी के नेतृत्व में हुआ, इसलिए हिंसक अहिंसक हुआ, लेकिन फिर भी हिंसा देखने को मिली, गांधी जी को स्थगन करना पड़ा। दूसरी बात आती है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो इसके बाद जो रोजमर्रा की वस्तुएं हैं वो वस्तुएं उनके मूल्य में वृद्धि होगी। तो नंबर 3 में आप लिख सकते हैं रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, ये कारण आता है। रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, युद्ध के दौरान भारत सरकार को बहुत अधिक खर्च करना पड़ा और उस पर अत्यधिक कर्ज हो गया। परिणाम यह हुआ कि देश में मुद्रा स्फीति की स्थिति आ गई। दूसरी बात एक आती है अकाल और प्लेग का भी दौर हमने देखा। 4th नंबर में आप अकाल और प्लेग। अब प्लेग है, जैसे अभी कोरोना महामारी आई, अगर सरकार ख्याल ना नागरिकों का रखती तो सरकार के प्रति आक्रोश होता जनता, हुआ भी आक्रोश। तो अकाल और प्लेग जो था 1917 में सूखा पड़ा, ड्रॉट की स्थिति के कारण देश में अकाल और प्लेग फैल गया। सरकार की ओर से जनता का दुख दूर करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए। इससे जनता में असंतोष बढ़ता ही गया। तीसरी बात आती है रॉलेट एक्ट। 5 मार्क्स नंबर आएगा रॉलेट एक्ट। ये और रॉलेट एक्ट जब आया तो देश में उठने वाले जन असंतोष से निपटने के लिए 18 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट नामक काला कानून लाया गया। 18 मार्च 1919 रॉलेट एक्ट जब पास किया गया, जिसके अनुसार शासन को किसी भी व्यक्ति को संदिग्ध घोषित कर दिया, संदिग्धता के आधार पर बिना दोषी सिद्ध किए जेल में बंद करने का अधिकार दे दिया। इस प्रकार सरकार को पर्याप्त दमनकारी अधिकार मिल गए और भारतीयों की स्वतंत्रता निरर्थक साबित हुई। जो वादे किए गए उनके उलट काम हो रहा है। और एक अप्रिय घटना घटित होती है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल की घटना है 1919 की। सरकार द्वारा किए जाने वाले दमन चक्र के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया जा रहा था, जिस पर अमानवीय तरीके से गोलियों की वर्षा हुई, जिसमें लगभग 1000 स्त्री, पुरुष और बच्चे मारे गए, 2000 व्यक्ति घायल हुए। परंतु इस आतंक के बावजूद भी राष्ट्रीय आंदोलन का दमन नहीं हो सका। इतनी जनता आक्रोशित थी। ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ, केवल ब्रिटिश सत्ता को समाप्त करना ही हमारा उद्देश्य बचा था। खिलाफत आंदोलन हुआ। एक कारण और आता है खिलाफत आंदोलन।
खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध में टर्की, जो तुर्क ऑटोमन साम्राज्य जिसको कहते हैं, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा। महायुद्ध के पश्चात, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात विजेता राष्ट्रों ने टर्की में खलीफा का पद समाप्त कर कई टुकड़ों में विभाजित कर दिया। भारतीय मुसलमान टर्की के खिलाफ, तो टर्की के खलीफा जो हैं, टर्की के खलीफा को अपना धर्मगुरु मानते थे। अतः अंग्रेजों के इस कृत्य से भारतीय मुस्लिम आहत हुए। भारत के मुसलमान आहत हैं कि उनके धर्मगुरु को हटाए जाने की बात हो रही है। इस रोष को प्रकट करने के लिए मोहम्मद अली और शौकत अली, दो सगे भाई हैं, उन्होंने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया और कांग्रेस ने भी इस आंदोलन में, खिलाफत आंदोलन में जब हिस्सा लिया तो गांधी जी की सोच थी कि मैं यहां पर हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल पेश करूंगा, जिससे हम देश को ब्रिटिश से जल्दी मुक्त करा पाए। कांग्रेस जब मिल गई तो मजबूती और आई। परिणाम यह हुआ, इस आंदोलन के साथ मुस्लिम जनता पूर्ण रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़ी। सत्य और अहिंसा पर आधारित इस आंदोलन में देखते ही देखते लाखों व्यक्ति सम्मिलित हो गए, लाखों व्यक्ति। सर्वप्रथम गांधी जी ने सबसे पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। गांधी जी ने सबसे पहले अपनी केसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि सरकार को वापस कर दी। भारतीय जनता ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए, न्यायालयों का बहिष्कार किया, शराब और विदेशी वस्तुओं की बिक्री स्थलों पर धरने दिए गए, किसानों ने सरकार को टैक्स नहीं दिया तथा व्यापार ठप कर दिया। गांधी जी के आह्वान पर जनता ने लाठी, प्रहार और गोलियों की बौछार बर्दाश्त की। 17 नवंबर 1921 को, जो मैंने दिल्ली लिखा है, 17 नवंबर 1921 को ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आने पर उनका देश भर में हड़तालों और प्रदर्शनों से स्वागत किया गया। अनेक स्थानों पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई। सरकार का दमन चक्र चलता रहा। वर्ष के अंत तक गांधी जी को छोड़कर देश के जितने बड़े नेता थे सबको गिरफ्तार कर लिया गया। लगभग 30,000 लोगों को जेलों में बंद कर दिया गया। 30,000 लोगों को जेलों में बंद। जिस समय आंदोलन पूरे वेग के साथ, ग्राफ उसका ये जा रहा था, पूरे वेग से चल रहा था, और उसी समय दिसंबर 1921 में कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन अहमदाबाद में, हकीम अजमल खान ने उसका नेतृत्व में कांग्रेस ने अपना आंदोलन उस समय तक चालू रखने का निश्चय किया जब तक कि पंजाब और खिलाफत की शिकायतें दूर ना हो और हमारा लक्ष्य था स्वराज्य की प्राप्ति ना हो जाए, तब तक यह आंदोलन चले। ये दृढ़ संकल्प हमने कर रखा था। असहयोग आंदोलन में ही हम अंग्रेजों को खदेड़ना चाहते थे, लेकिन जब चरम पर था, स्थगन जो हुआ, चौरी चौरा कांड हो गया, आंदोलन का स्थगन हो जाएगा। ऐसे समय में जबकि आंदोलन अपना पूर्ण गति से चल रहा था कि अचानक सारा दृश्य ही बदल गया। इस आंदोलन का दृश्य एकाएक बदला। बदलने का कारण क्या था? 5 फरवरी 1922 की घटना। गोरखपुर जिले में
चौरी चौरा गांव में कांग्रेस का जुलूस निकल रहा था। लगभग 800 लोग होंगे, 800 लोगों की भीड़ थी। उसी में जुलूस में पुलिसकर्मियों ने दुर्व्यवहार किया, जिससे जनता उत्तेजित हुई। इस उत्तेजित जनता ने, आक्रोशित जनता ने चौरी चौरा में एक थाने के अंदर आग लगाई। आग की लपटों में यहां पर 23 पुलिसकर्मी थानेदार सहित जलकर राख हो गए, जलकर मर गए। गांधी जी इस अहिंसक आंदोलन में विश्वास करते थे, अतः गांधी जी ने तत्काल आंदोलन स्थगित कर दिया। इससे गांधी जी की बड़ी आलोचना हुई, बड़ी खीज हुई। इतना आंदोलन स्थगित किया जाता है तो इससे पहले बहुत कुछ सोचा समझा जाता है। घटना है 10 फरवरी की। 10 फरवरी 1922 में गुजरात के बारदौली तालुका में महात्मा गांधी सुबह की प्रार्थना के बाद ही चुपचाप कोने में बैठे थे। नेहरू जी उस समय जेल में थे और सरदार पटेल साहब समेत बाकी कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा का एक ही विषय था, एक ही मुद्दा था, 5 फरवरी 1922 की घटना। कहीं कहीं 4 फरवरी 1922 में लिखा होगा, आप भ्रमित ना हो। 4 फरवरी और 5 फरवरी की घटना। उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा कांड, जिसमें गुस्साई भीड़ ने 23 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया। तब असहयोग आंदोलन चरम पर था और देश भर में भरपूर समर्थन मिल रहा था। गांधी जी अचानक उठे और उन्होंने इस आंदोलन को खत्म करने का प्रस्ताव रखा, जिसमें कुछ कार्यकर्ता खामोश रहे, लेकिन ज्यादातर ने उस साफ इनकार कर दिया इस प्रस्ताव से। तब गांधी जी चुप हो गए, लेकिन गांधी जी को रहा नहीं गया। 2 दिन बाद 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस लेते हुए गांधी जी 5 दिन के उपवास पर चले गए आत्मशुद्धि के लिए। और इस बात पर सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू, CR दास और रविंद्रनाथ टैगोर जैसी महान हस्तियों ने गांधी जी के इस फैसले की तीखी आलोचना की। सुभाष चंद्र बोस ने उस समय कहा था, ठीक उस समय जबकि जनता का उत्साह चरम पर है, वापस लौटने का आदेश राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कम नहीं। मोतीलाल नेहरू जी ने कहा, अगर कन्याकुमारी में के एक गांव में अहिंसा का पालन नहीं किया गया तो इसकी सजा हिमालय के गांव में क्यों मिले। चौरी चौरा की घटना जैसे ही अब आंदोलन जो चरम पर था उसका ग्राफ एकदम नीचे गिर गया। चरम बिंदु पर पहुंचते हुए इस आंदोलन को 12 फरवरी आते आते वापस ले लिया गया। ये है आंदोलन, अहिंसक आंदोलन। अब यहीं पर गांधी जी की जब इतनी आलोचना हो ही रही है तो गांधी जी की अलोकप्रियता, किसकी? गांधी जी की अलोकप्रियता का लाभ उठाकर ब्रिटिश सरकार ने 10 मार्च 1922 गांधी जी को कर लिया गिरफ्तार। अब गांधी जी को जब गिरफ्तार कर लेंगे और 6 वर्ष की जेल की सजा दे देंगे, लेकिन गांधी जी ईमानदारी से काम करने वाले व्यक्ति, अगर जेल में रहते थे तब भी काम करते थे। गांधी जी की बीमारी के कारण उन्हें समय से पूर्व ही 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया गया। 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया गया जेल से। 6 साल की सजा हुई थी, लेकिन बीमारी के कारण
उन्हें पहले ही छोड़ दिया गया। अब आंदोलन के परिणाम क्या हुए? इस आंदोलन की सबसे बड़ी दुर्बलता जो थी वो राजनीति में धर्म का प्रवेश था, जिसके दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं हुए। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम सहयोग की स्थापना के लिए ऐसा किया था, लेकिन यह बाद में एक तनाव के रूप में सामने आया। हिंदू मुस्लिम में तनाव। आंदोलन के प्रसार और प्रगति ने जिन आशाओं को जन्म दिया, उनमें से किसी के भी पूरे हुए बिना आंदोलन स्थगित होने से मनोवैज्ञानिक प्रभाव अच्छा नहीं रहा। असहयोग आंदोलन को गांधी जी द्वारा अगर असहयोग आंदोलन चलाया गया तो गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को हिमालयन ब्लंडर करार दिया था। हिमालयन ब्लंडर करार दिया था, गांधी जी द्वारा दिया गया था। असहयोग आंदोलन के दो चरण थे, अगर हम डिवाइड करना चाहें। एक प्रथम चरण चला, एक दूसरा चरण चला। प्रथम चरण जनवरी मार्च 1921 में पहला चरण चला। इसका उद्देश्य क्या था? प्राथमिक फोकस जो जिसको कहते हैं, स्कूल विश्वविद्यालय न्यायालयों का बहिष्कार, साथ ही चरखा का प्रचार। इसमें छात्रों की भूमिका बड़े पैमाने पर शैक्षणिक संस्थानों का बहिष्कार हुआ। लगभग 90,000 विद्यार्थियों ने स्कूल और विश्वविद्यालय छोड़े। 90,000 स्टूडेंट्स। सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता में नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल बने थे, जबकि C.R. दास बंगाल के एक प्रमुख व्यक्ति थे। उन्होंने भी स्कूल कॉलेज सब छोड़ दिए। सुभाष चंद्र बोस साहब ने तो ICS का एग्जाम क्वालिफाई किया था, उससे भी इस्तीफा दे दिया। असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। औपनिवेशिक न्यायालयों का बहिष्कार हुआ, जिसमें देशबंधु मोतीलाल नेहरू जी, C.R. दास साहब, M.R. जयकर, सैफुद्दीन किचलू, सरदार पटेल साहब, C. राजगोपालाचारी जी, T. प्रकाशम, आसफ अली सहित कई बहुत ही बड़े प्रकांड वकील जो थे वो भी उसे आगे। लक्ष्य एक था, ब्रिटिश शासन को समाप्त करना। इसका लक्ष्य एक और था। अगस्त 1921 तक, अगस्त 1921 तक, क्योंकि 1 अगस्त 1920 में बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हुई, तो 1 अगस्त 1921 को गंगाधर जी की क्या होगी? पुण्यतिथि होगी। और इस पुण्यतिथि पर स्वराज कोष के लिए 1 करोड़ रुपए जुटाना था। कांग्रेस ने लगभग 1 करोड़ सदस्यों की भर्ती भी करना था और 20 लाख चरखे स्थापित करना था। हम हर हाथ में चरखा देना चाहते थे, हर हाथ में चरखा, जिससे हम अपने कपड़े स्वयं बना सकें। स्वयं हम क्या करें, उन कपड़ों को। दूसरा चरण चला, पहला चरण मैंने लिखा है जनवरी मार्च 1921, तो दूसरा चरण चलेगा जुलाई 1921 और उसके आगे जुलाई 1921 और उससे आगे। इसका मतलब इस पर यह जोर दिया गया कि विदेशी कपड़ों का बहिष्कार हो और प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा का बहिष्कार किया। प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा का भी बहिष्कार 17 नवंबर 1921 याद रखिएगा। इस पर भी जोर दिया गया कि चरखा, खादी और जेल भरो आंदोलन को लोकप्रिय बनाना भी था। बहिष्कार और धरना, स्वयं सेवकों ने घर घर जाकर विदेशी परिधानों का बहिष्कार किया।
सामुदायिक रूप से विदेशी कपड़ों को जलाया, शराब कारोबार पर धरना दिया गया। खादी, इसका विज्ञापन अत्यंत प्रभावशाली रहा और यह राष्ट्रीय आंदोलन का गणवेश भी बना। तिलक कोष की बात हम कर रहे थे तो उनकी पहली ही पुण्यतिथि पर, ज्यादा दूर मत जाइए, ये बंबई में ही ना, बंबई में क्या निधन हुआ? तो बंबई में 37.5 लाख रुपए, 37.5 लाख उस समय, जो 1 करोड़ का हम लोग टारगेट लेके चल रहे थे, हम इतना कोष में जमा कराएंगे, तो 37.5 लाख रुपए बॉम्बे द्वारा दान दिए गए। शहर की दयालुता और समर्थन के कारण 6 जुलाई 1921 को, 6 जुलाई 1921 को गांधी जी ने यंग इंडिया पत्र में लिखा था कि बॉम्बे को बॉम्बे द ब्यूटीफुल कहा था। गांधी जी ने धोती पहनना छोड़ दिया था। ये वो दौर था जब मदुरै में एक छात्र ने गांधी जी से शिकायत की, मदुरै की बात कर रहे हैं यहाँ की बात, तो मदुरै में एक छात्र ने गांधी जी से शिकायत की कि खादी खरीदना बहुत महंगा है गांधी जी। तो उन्होंने कम कपड़े पहनने की सलाह दी थी, सुझाव दी थी। और जब किसी को सलाह देते ना तो सबसे पहले अपने आप को फॉलो करना पड़ते वो नियम। तो परिणाम स्वरूप उन्होंने एक लंगोट के पक्ष में अपनी धोती और कुर्ता उतार दिया था। कम कपड़े, भाई महंगा है तो हम छोटा पहनेंगे कपड़ा, कुर्ता उतार दिया। गांधी जी को तुरंत अर्धनग्न फकीर का भी लेबल मिल गया। 22 सितंबर 1921 को गांधी जी ने मदुरै में लंगोट पहनी। 22 सितंबर 1921 को अगर पूछा जाता है कहाँ, मदुरै में 22 सितंबर 1921 ही वो है जब मदुरै में गांधी जी ने लंगोट पहनी थी। इस तरीके से अब जो हम बात करते हैं असहयोग आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक ऐतिहासिक घटना है। इससे हम चिर परिचित हो गए कि ऐतिहासिक घटना है। इसने प्रतिरोध के माध्यम से कट्टरपंथी तरीकों से बदलाव को चिन्हित किया। इसने दमनकारी शासन के खिलाफ अहिंसक कार्रवाई की, शक्ति और क्षमता का भी प्रदर्शन किया। यह भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों की भागीदारी के साथ वास्तविक जन आंदोलन था। जैसे किसान, श्रमिक, छात्र, शिक्षक और महिलाएं शामिल थी। बड़ी तादाद में महिलाएं, पहले बड़े बड़े नेताओं के घर से महिलाएं निकलती थी, अब जनमानस हर पूरा सभी महिलाएं निकल के बाहर आ गई। यह भारत के दूर दराज क्षेत्रों में राष्ट्रवाद के प्रसार का साक्षी बना यह आंदोलन। इसने खिलाफत आंदोलन के विलय के परिणाम स्वरूप हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत किया या मजबूती को भी चिन्हित कर दिया। इसने विपत्तियों का सामना करने और त्याग करने की भी जन समूह की स्वेच्छा और सामर्थ्य का प्रदर्शन किया। हम मजबूत होंगे तो अपने बलबूते, हम किसी के द्वारा नहीं कि अंग्रेज आए हमें सुविधाएं दे रहे तो हम अंग्रेजों के पक्ष में नहीं, ऐसा नहीं। इसने विपत्तियों का सामना करना सिखाया ही है। असहयोग अभियान जो है वो स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण क्षण था, क्योंकि पहली बार कांग्रेस स्वशासन प्राप्त करने के लिए संवैधानिक उपायों का त्याग करने को तैयार थी। यदि अभियान को अंजाम तक पहुंचा गया होता, अगर पहुंच गया होता, तो गांधी जी ने वादा किया था केवल 1 साल, 1 वर्ष में हम स्वराज प्राप्त कर लेंगे। स्वराज,
ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये जो एक कलंक लग गया इस आंदोलन में, इसके कारण आंदोलन को स्थगित करना पड़ा। इस तरीके से हमने समझा। इसी के साथ अब हम जानेंगे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के विषय में भी हमें चर्चा करनी है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन एक सतत प्रक्रिया रही, जो कि 1857 ईस्वी से लेकर 1947 तक निरंतर चलता रहा। और उद्देश्य जो था भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का, मतलब हुआ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। इसका एकमात्र उद्देश्य था ब्रिटिश राज के विरुद्ध भारतीय उपमहाद्वीप में स्वतंत्रता हेतु ऐतिहासिक घटनाओं की एक श्रृंखला थी, जिसका अंतिम उद्देश्य अगर था तो भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करना था। और यह 1857 से लेकर 1947 ईस्वी तक चला था। 1857 से लेकर 1947 तक चला। हम चरणों में अगर डिवाइड कर लें, भारतीय स्वतंत्रता के लिए पहला राष्ट्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन बंगाल से उभरा था। अगर हम बात करें पहला राष्ट्रवादी आंदोलन जो उभरा था, वो कहां से उभरा था? बंगाल से उभरा था। हमें अगर आजादी मिली है, आज हम ये जिस तरीके का भारत देख पा रहे हैं, तो उसके पीछे हमारे क्रांतिवीरों ने, उदारवादियों ने, उग्रवादियों ने शहादत दी है। और उस शहादत का परिणाम है कि हम गुलामी की जंजीरों से बाहर निकले। अन्यथा हम इसी गर्त में फंसे रहते। भारतीय स्वतंत्रता के लिए पहला राष्ट्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन बंगाल से उभरा। ये जो आप पार्ट देख रहे हैं सब बंगाली है पार्ट, यहां से उभरा। और जिसमें प्रमुख उदारवादी नेताओं ने ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा परीक्षाओं में बैठने के अधिकार के साथ साथ जो मूल निवासियों के लिए अधिक आर्थिक अधिकारों की मांग की। 20वीं सदी आई, 20वीं सदी के पूर्वार्ध स्वशासन के प्रति आर्थिक क्रांतिकारी दृष्टिकोण देखा गया। 1920 के दशक में स्वतंत्रता संग्राम के चरणों की विशेषता महात्मा गांधी जी के नेतृत्व और कांग्रेस द्वारा गांधी जी की अहिंसा और सविनय अवज्ञा की नीति को अपनाया था। गांधी जी की विचारधारा के प्रमुख लोगों ने, जैसे जवाहरलाल नेहरू उनके अनुयायी थे, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना आजाद और बहुत से बुद्धिजीवी जैसे कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, सुब्रमण्यम भारती, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जैसे बुद्धिजीवियों ने देशभक्ति जागरूकता फैलाई। और देशभक्ति जब आ जाती है, देशभक्त शब्द में बहुत कुछ निहित है। जब देशभक्ति आ जाती है तो व्यक्ति जाग उठता है। और इन्होंने जगाने का काम किया, टॉर्च बियर का काम। सरोजिनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, प्रीति लता वादेदा और कस्तूरबा गांधी जैसी
महिला नेताओं ने भारतीय महिलाओं की मुक्ति और स्वतंत्रता संग्राम में उनको आंदोलन में कूदाया, ऐसी महिलाओं को जागरूक किया। 1857 की क्रांति तो हुई, लेकिन 1917 में, इतने लंबे अरसे बाद 1917 में चंपारण जिला पड़ता है बिहार में, गांधी जी के नेतृत्व में एक अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन या अभियान चलाया गया और नील प्राणी को, जो प्रणाली थी नील दिनकठिया पद्धति, उसको समाप्त किया गया। 1918 आया खेड़ा में, 1918 खेड़ा आंदोलन हुआ और खेड़ा में औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में खेड़ा आंदोलन एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। खिलाफत आंदोलन 1919 में आया। 1920 हमें असहयोग आंदोलन की चर्चा कर ही रहे थे और 1930 में दांडी मार्च, दांडी एक जगह पड़ती है, तो 1930 की बात करें तो दांडी मार्च है, जो कि 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन में बदला, जिसने भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया। फिर आता है भारत छोड़ो आंदोलन, 8 अगस्त 1942, बॉम्बे ग्वालियर टैंक मैदान, भारत छोड़ो आंदोलन, वायसराय के लिन लितिगो। 1857 की क्रांति के बाद अब तक का सबसे गंभीर विद्रोह इन्होंने बताया लॉर्ड लिन लितिगो ने 1942 का जो आंदोलन था, तो उसको, क्योंकि यह अंतिम चेतावनी भी थी अंग्रेजों के लिए, भारत छोड़ो। 1800, क्योंकि ये आंदोलन तो चलते रहे, मैंने शपथ प्रक्रिया की बात की, चाहे वो 1857 हो, 1917 हो, 1918 हो, 1930 हो, 1942 हो, ऐसे आंदोलन चलते रहे। तभी हमने 15 अगस्त का चेहरा देख पाया। वो दिन 15 अगस्त 1947, जिसको हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, उससे पहले कितनों ने शहादत दी। इससे पहले 1857 की क्रांति की बात करें तो भारत में 1857 की क्रांति प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया, ब्रिटेन में इसे इंडियन म्यूटिनी कहा गया। 1857 की क्रांति के समय आजादी पयामी अखबार के संपादक थे मियां बेदार बख्त, अहम भूमिका निभाई इन्होंने। आजादी पयामी, इंग्लैंड की महारानी उस समय थी महारानी विक्टोरिया। लॉर्ड कैनिंग ने इस दौरान इलाहाबाद को एक दिन की राजधानी भी बनाई थी, आपातकालीन मुख्यालय बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। और इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री थे, इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे टॉम स्टर्न थे। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे उस समय, और भारत के सम्राट हमें बादशाही की वापसी चाह रहे थे, इसलिए भारत के सम्राट ने बहादुर का जफत दी। सेना का मुख्यालय था शिमला में, तो खाने का मुख्यालय कार्यालय जो था, वो कारखाना जो था वह मेरठ में था। 1857 के झंडे की रचना, जो झंडा गीत है उसकी रचना अजीबुल्ला साहब ने की थी। 1857 की क्रांति के प्रतीक चिन्ह के रूप में कमल और रोटी था, और झंडे का रंग हरा था। इस तरीके से आप देख रहे हैं 1857 की क्रांति, आजादी की जो चिंगारी है वो 1857 की क्रांति की चिंगारी बैरकपुर छावनी से एक व्यक्ति हैं मंगल पांडे जी, मंगल पांडे साहब, इन्होंने पहली शहादत दी 8 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी दे दी गई कि उनकी अपने सार्जेंट पर इन्होंने गोली चलाई। यहाँ
जो नेतृत्वकर्ता बैरकपुर में है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के एक सिपाही थे। जो 1857 की क्रांति है वो इसकी चिंगारी यहां से लगी है, लेकिन शुरुआत यहां से नहीं मानी जाती। शुरुआत जो होती है वो है आपकी मेरठ से। ये जो आप देख रहे हैं केंद्र बिंदु, ये मेरठ है। 1857 का विद्रोह मेरठ से प्रारंभ हुआ। शुरुआत होती 10 मई 1857 में। 10 मई को शुरुआत होती है 1857 की क्रांति की, जिसका नेतृत्व मेरठ में कर रहे थे कदम सिंह। कदम सिंह ने किया था नेतृत्व। 20वीं रेजिमेंट के एक सैनिक थे कदम सिंह। इसके बाद 10 मई से सीधा हम दिल्ली चलेंगे। दिल्ली में बहादुर शाह जफर बैठे हुए हैं। बहादुर शाह जफर द्वितीय उम्दा किस्म के शायर भी हैं। 11 मई 1857 को पहुंचते हैं मेरठ से। 11 मई 1857 को मेरठ से पहुंचे। बादशाह ए हिंदुस्तान इनको कहा गया। नेतृत्व बहादुर शाह सेकंड ने किया। कमांडर इन चीफ इनके बनते हैं बख्त खां, और दमन करता यहाँ का हडसन होता है बहादुर शाह का मकबरा। इनका क्योंकि रंगून भेज दिया जाता है म्यांमार में, तो रंगून में इनका मकबरा बना हुआ है। इसके साथ साथ में आरा, यहाँ पड़ेगा बिहार में आरा, इसका नेतृत्व करते हैं कुंवर सिंह। आरा जगदीशपुर कुंवर सिंह दमन करता है। इसके हैं विलियम टेलर और विंसेंट आवर, ये दमन करता है। लखनऊ में बेगम हजरत महल, ब्रिटिश कादिर यहां दमन करता कैंपबेल पहुंचते, दमन कर देते। इलाहाबाद में जो है नेतृत्वकर्ता लियाकत अली साहब हैं, और जनरल नील यहां जाके क्या कर देगा, दमन कर देता है, विद्रोह को शांत करवाता है। झांसी में मणिकर्णिका है, जिनको झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता है, यहाँ यूरोज जाता है। ग्वालियर में तात्या टोपे, इनको रामचंद्र पांडुरंग कहते हैं, यहाँ जनरल यूरोज यहाँ भी ग्वालियर को भी दमन करता है। बरेली का नेतृत्व करता है खान बहादुर खान, दमन करता कैंपबेल। इस तरीके से हमारे यहां भी नेतृत्व करता है, नेता है, और उधर कैनिंग बैठा हुआ है। इसमें जो 1857 की क्रांति हुई उसके कई कारण हैं। पहला राजनीतिक कारण की बात करें तो 1840 के दशक के अंत में लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैक्स लागू किया। सहायक संधि और प्रभावी नियंत्रण जैसी नीतियों के से राज्य के आंतरिक मामलों में घुसना, यह भी एक कारण बनता है। और लॉर्ड कैनिंग जो थे उस समय वायसराय, उन्होंने घोषणा की जो मुगल शासक हैं, एक मुगल शासक थे फकीरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद कैनिंग ने घोषणा की कि मुगल साम्राज्य की शाही उपाधियों को ये सभी त्याग दें, पैतृक संपत्तियों को त्याग देना चाहिए। इससे भी आपको सामाजिक धार्मिक कारण जो थे वो थे अंग्रेजों द्वारा लाए गए सामाजिक धार्मिक सुधारों, जैसे कि सती प्रथा उन्मूलन, पुनर्विवाह आदि का समर्थन, जिसे समाज के बड़े वर्गों ने स्वीकार नहीं किया। इसके अलावा जो है एक मूर्ति पूजा जो थी उसकी निंदा की अंग्रेजों। हिंदू देवी देवताओं का उपहास, अंधविश्वासों और प्रथाओं के खिलाफ, इस तरीके से भी। इसके अलावा आर्थिक कारणों की बात करें तो आर्थिक कारणों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शुरू की गई भू राजस्व नीतियों के तहत किसानों से भारी कर वसूला जाता था, टैक्स लिया जाता था, जिसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता, साहूकारों से ऋण लेना पड़ता।
और साहूकारों से जब ऋण लेना पड़ता था तो साहूकारों के ऋण को जब नहीं चुका पाते थे तो उनकी भूमि भी जब्त कर लेते थे साहूकार। इससे भी जनता परेशान थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक नीतियों से भारतीय उद्योग और हस्तशिल्प नष्ट ही हो गए थे पूरी तरीके से। ये बहुत बड़ा कारण था। प्रशासनिक कारणों की बात करें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन अक्षम होने के साथ साथ अपर्याप्त भी था। भारतीयों के रोजगार के संबंध में जो सर थॉमस मुनरो थे द्वारा पेश की गई सिफारिशों के बावजूद उस मोर्चे पर अंग्रेजों द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया। कंपनी के प्रशासन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार भी था। कई कारण थे इसके, एक कारण नहीं बनता है। इसके अलावा सैन्य कारण भी थे। भारतीय सिपाहियों को किसी भी जात या संप्रदाय के चिन्ह को धारण करने का पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। नाराजगी थी कि कैनिंग सरकार के ने सामान्य सेवा सूची अधिनियम पारित किया जिसमें कहा गया था कि बंगाल सेना के भविष्य के रंगरूटों को ब्रिटिश सरकार द्वारा मांग के अनुसार कहीं भी सेवा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। भाई जहां पे हम हैं यहाँ से कहीं भी सेवा करने के लिए विदेश में आक्रमण होगा, युद्ध होगा, वहां ले जाया जाएगा। ब्रिटिश साम्राज्य तो बहुत बड़ा साम्राज्य था, कहीं भी कोई घटना घटित होती है तो वहां हम चले जाए। तो एक आक्रोश की बात हो गई। अंग्रेजों द्वारा पेश की गई एनफील्ड राइफल जो कि तात्कालिक कारण होता है, हम सभी जानते हैं, उसमें भी P53 जो कारतूस जो थे उस पर बीफ यानी कि गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी। इसने हिंदू और मुसलमान दोनों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया और यही तात्कालिक कारण के रूप में रहा। इस तरीके से 1857 की क्रांति हुई और यहीं से जनाक्रोश हुआ। और जनाक्रोश जब 1857 की क्रांति से हुआ तो 1947 आते आते कई पड़ाव पड़े, है ना। उसके साथ साथ में 1857 की घटना घटित हुई। एक तो 1919 की घटना, जघन्य अपराध किया अंग्रेजों ने, जलियांवाला बाग घटना हुई। ऐसी कई घटनाएं बीच बीच में होती रही, तब हम 1947 तक जा पाए और एक हमने स्वतंत्र राष्ट्र बना पाए। उसके पीछे कई लोगों की शहादत रही है। तो इस तरीके से हमने इन चीजों को समझने की कोशिश की।